नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम मई 2020 से 2021 तक के MCQs इस पीरियड के करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक 7 सेट कर चुके हैं। हम अब मूव करेंगे सेट 8 पे। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDFs आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, ये डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरह की कवरेज करेगा। साथ साथ मैं आपको मैप के प्रैक्टिस भी कराता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 8 क्वेश्चन नंबर 71। बे ऑफ पिग इन्वेजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे एसोसिएटेड है? इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसके 60 ईयर्स हो चुके हैं। रिसेंटली 60 ईयर्स मनाए गए थे, इसलिए ये न्यूज़ में था और UPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। अरब स्प्रिंग, स्विस कैनाल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, नन ऑफ द अबव। अगर आपको याद हो, बे ऑफ पिग एक जगह है, कहाँ पे है? ये क्यूबा में है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली इससे एसोसिएटेड है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी इज़ द करेक्ट आंसर। हुआ क्या था कि क्योंकि क्यूबा में जो कम्युनिस्ट थे, जो फिदेल कास्ट्रो थे, उन्होंने क्यूबा के US बैक्ड प्रेसिडेंट को हटा दिया था 1959 में और अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली थी। इसी के लिए एक CIA ने इन्वेजन किया, टॉपल करना था फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को। और बे ऑफ पिग्स में कुछ लोग भेजे। वो लोग क्यूबन ही थे जो US के CIA ने ट्रेन किए। उनको बे ऑफ पिग भेजा गया और वहाँ पे गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की गई। वो इन्वेजन फेल हो गया और उसके बाद ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का रिजल्ट हुआ। तो कैनेडी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, कैनेडी इन्वॉल्व थे। तो आप देख सकते हैं कि US के जब क्यूबा से मिलिट्री टाइज खराब हो गए थे, उसके बाद फिडेल कास्ट्रो को टॉपल करने की कोशिश की गई और उस इन्वेजन को हम कहते हैं बे ऑफ पिग इन्वेजन। ये अटेम्प्ट था USA का, US के एजेंसीज का, फिदेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को हटाने का। अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, फिदेल कास्ट्रो चलते रहे और आज भी कास्ट्रो गवर्नमेंट वहाँ पे है। उनके भाई अब इस गवर्नमेंट को संभालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये USA है और ये वो एरिया है बे ऑफ पिग जिसको CIA ने क्यूबन लोगों के थ्रू ही इन्वेड किया था और उन क्यूबन्स को ट्रेनिंग CIA ने दी थी। तो याद रखिएगा, बे ऑफ पिग के 60 ईयर्स हो चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस UPSC पूछ लेती है। चलते हैं क्वेश्चन 72 की तरफ। रिसेंटली मेंबर ऑफ GCC साइंड अ सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील टू रिमूव ऑल द सैंक्शंस ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? याद करिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में एक ऐसी कंट्री थी जिसपे 2 साल पहले, 3 साल पहले इनफैक्ट कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए थे। अब आपको बताना है वो सैंक्शंस किस कंट्री पे लगे थे, क्योंकि अब वो रिमूव किए जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड नेशन ऑफ गल्फ वो है कतर। कतर पे सैंक्शंस चल रहे थे। क्यों सैंक्शंस चल रहे थे? क्योंकि कतर और ईरान का एक रिलेशन है, एक ट्रेड है और सऊदीया जैसी कंट्रीज़ नहीं चाहती कि जो शिया डोमिनेंट ईरान है वो सुन्नी डोमिनेंट कंट्रीज से कोई भी रिलेशन रखे। और कतर को कई बार बोला गया कि आप इन रिलेशंस को ख़त्म करो, कतर ने नहीं किया। दूसरा, कतर को ये भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि कतर टेररिज्म को, अलकायदा जैसे और ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। इसी के चलते कतर पे बहुत सारे सैंक्शंस थे। अब वो हल्के हल्के सैंक्शंस रिमूव किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कतर है, कतर के सामने ही ईरान है। तो ठीक है, ये एक अच्छा रिलेशन, ये लोग एक बिजनेस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन रखते हैं। सऊदीया नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई भी सुन्नी मुस्लिम कंट्री रिलेशंस रखे। चलते हैं मिडिल ईस्ट का एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्ड में आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। ये ईरान और ओमान के बीच में एक वाटरवे है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट भी है क्योंकि यहीं से वर्ल्ड का LNG एक्सपोर्ट किया जाता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। ये रूट कतर यूज़ करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। देखो, अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करो तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे अफ्रीका के, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको यमन दिखेगा, उसके ऊपर आपको बाकी कंट्रीज़ दिखेंगी, ओमान दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार लोकेट करते हैं, कैसे ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये ईरान और ओमान के बीच का एक 3 किलोमीटर का लगभग वाटरवे है। 3 किलोमीटर वाइड एक वाटरवे है। ठीक है, तो ये जो टिप है ये ओमान है, नीचे आपको UAE दिख रहा है, इधर आपको सऊदीया दिखेगा, ये कतर है, ये बहरीन है
और ये ओमान है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। इसे आप और ज़्यादा इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, कैसे ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है दोनों के बीच में, एक वाटरवे है, नेविगेबल वाटरवे है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन है। शिपिंग लेन ऐसे क्योंकि ईरान का भी बॉर्डर यहीं पे लगता है, प्लस अगर आप सऊदी फील्ड्स को देखेंगे तो सऊदीया का भी सारा का सारा जो ऑयल है वो इसी एरिया से निकलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट में साउथ कोरिया के एक शिप को ईरान ने सीज कर लिया था, इसलिए ये चीज़ क्वेश्चन में थी। अच्छा, अब हम आगे अगर देखते हैं, जो अफ्रीका का हॉर्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। अगर आप और साउथ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन में मिलेगा अफ्रीका का हॉर्न, ठीक है। तो ये सोमालिया लैंड है, सोमालिया की जगह है, तो ये बिल्कुल दूर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से लिंक करता है, अरेबियन सी से फाइनली लिंक करता है, और जो कतर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का, वो इसी के थ्रू सारा ट्रेड अपना रूट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह दूसरी साइड हमने देखा गल्फ ऑफ अदन में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि वही रेड सी को कनेक्ट करता है। न्यूज़ में भी था इतने टाइम से, और वैसे भी गल्फ ऑफ अदन जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सी पायरेसी बहुत ज़्यादा है। तो सी पायरेसी की वजह से ये एरियाज न्यूज़ में रहते हैं, आपको पता होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 74, रिसेंटली डिस्प्यूट अबाउट ग्रैंड रेनेसा डैम, ये कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ग्रैंड रेनेसा डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथोपिया से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, रिवर नाइल पे, ठीक है। तो एक काफ़ी बड़ा डैम है, इसे रिवर नाइल पे इथोपिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और कहा जा रहा है कि ये रिवर नाइल की एक ट्रिब्यूटरी का, अगर आप देखेंगे ब्लू नाइल का एक बहुत बड़ा एक्सेस इथोपिया को दे देगी। तो इससे क्या होगा कि रिवर नाइल के जो लोअर एरियाज़ हैं, डाउन रिवर जो एरियाज़ हैं, वो सारे इम्पैक्ट होंगे इस तरह के प्रोजेक्ट से। इसलिए इसको लेके एक प्रोटेस्ट भी है। अगर आप रिवर नाइल की बात करें तो रिवर नाइल यहाँ से आपको बुरुंडी से निकलती दिखेगी, और ये पूरा अफ्रीकन पेनिनसुला क्रॉस करती हुई मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं रिवर नाइल के लिए। और रिवर नाइल की 3 ट्रिब्यूटरीज हैं प्रिंसिपल, एक है ब्लू नाइल, एक अदबारा, और दूसरी है द वाइट नाइल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ग्रैंड रेनेसा डैम कहाँ हुआ, ग्रैंड रेनेसा डैम एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इथोपिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग recently released Henley Passport Index? It is the original ranking of all world's passport according to number of destinations their holder can access without prior visa. मतलब अगर आपकी कंट्री का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम आता है, टॉप रैंकर्स है, तो आप दुनिया के सबसे अधिकतम देश बिना वीज़ा लिए, मतलब बिना वीज़ा लिए का मतलब वीज़ा ऑन अराइवल से भी आप जा सकते हो, आपको प्रायर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया की रैंकिंग ऊपर रही है, 2002 में 84, 2019 में 82। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखेंगे तो जापान जो है वो सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है, ठीक है। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोग मैक्सिमम डेस्टिनेशंस पूरे वर्ल्ड में बिना वीज़ा लिए पहुँच सकते हैं। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। आप देखिए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, ये एक इंडेक्स है जो ओरिजिनल रैंकिंग बताता है वर्ल्ड की कि उनके पासपोर्ट कितने स्ट्रॉन्ग है ना, तो कितनी डेस्टिनेशन बिना प्रायर वीज़ा एक्सेस के पहुँच सकते हैं। ये ओरिजिनली डॉक्टर क्रिश्चियन के एच कैलियन ने इसको बनाया था। ये रैंकिंग जो है एक्सक्लूसिव डेटा लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, ठीक है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयर ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है। टोटल ये 199 पासपोर्ट्स को इंक्लूड करती है, 2006 से रैंकिंग आ रही है। 191 डेस्टिनेशन जापान के लोग जो हैं बिना प्रायर वीज़ा के पहुंच सकते हैं, यानी वीज़ा ऑन अराइवल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है। इंडिया की रैंक 85th, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और इंडिया के लोग जो हैं वो 58 कंट्रीज़ बिना वीज़ा प्रायर वीज़ा के पहुंच सकते हैं। चलते हैं 76, वेस्ट एशिया पीस प्लान एम्स टू रिवाइव स्टॉल्ड 2 स्टेट टॉक्स, है ना। किसके बीच में ये स्टॉल्ड 2 स्टेट टॉक्स हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अर्मीनिया अज़रबैजान, रशिया यूक्रेन, ईरान सऊदीया, इजराइल एंड पैलेस्तीन। तो बहुत सिंपल है, इजराइल पैलेस्तीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 2 स्टेट जो 2 नेशन थ्योरी की बात चल रही है वो इसी जगह पे चल रही है। अब वेस्ट एशिया में जाते जाते ट्रंप ने एक पीस प्लान दिया,
उसमें उन्होंने कहा कि हमें टू नेशन थ्योरी पे बात करनी पड़ेगी, है ना। इसी तरह से ये जो प्रॉब्लम है पैलेस्टीन और इजराइल की जो बहुत लंबी चली आ रही है, 70 साल से ऊपर हो गए हैं, ये तभी रिजॉल्व हो पाएगी। इसके लिए दोनों का पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। इसमें यह कहा गया कि इजराइल को जेरूसलेम की कैपिटल दे दी जाएगी और उसके पास कुछ एक्सपेंशनिस्ट मेजर्स भी होंगे, लेकिन पैलेस्टीन जो है एक सेपरेट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पे पैलेस्टीन का मिल जाएगा आपके इजराइल को, लेकिन आइडिया यही रहेगा कि टू स्टेट फॉर्मूले पे दोनों नेशन जो हैं वो फॉर्म होंगे। अब ये पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक टॉक में रशिया, यूनाइटेड नेशन, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई जैसे कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व थे। चलते हैं क्वेश्चन 77 की तरफ। बुमला पास इज बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट बिटवीन विच ऑफ द कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया और चाइना के बीच में जो 4 पासेज हैं उसमें से एक है बुमला पास, है ना। तो बुमला पास न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक विलेज बनाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है, अगर आप ये इमेजेस देख रहे हैं, कि कोविड का जो टाइम था, जो एकदम वर्ल्ड के लिए लॉकडाउन का टाइम था, उसमें चाइना जो है, जैसे ये 17 फरवरी 2020 और 28/11/2020, ये 10 महीने 9 महीने के गैप में चाइना ने इस पास के पास विलेज सेटल कर लिया। और ये पास LAC के पास से निकलता है ना, मैकमहन लाइन के पास से एकदम निकलता है, इसलिए इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। तो चाइना ने क्या किया है, 3 विलेजेस यहाँ पे बना लिए हैं अरुणाचल प्रदेश से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। यहाँ बमला पास कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तवांग के नॉर्दर्न साइड में। तो बमला पास 4 ऑफिशियली अग्रीड पासेज में से एक है जो इंडिया और चाइना के बीच में ओपन एक्सेस देते हैं। यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि जो रिवर सारी चू है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके पास में ये जो विलेज है वो डेवलप किया गया है। ये कुछ ही किलोमीटर्स है LAC से, यानी मैकमहन लाइन से। ये आप देख पा रहे हैं कि ये बॉर्डर है, ये पास है, और यहाँ पे विलेजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। न्यू स्टार्ट ट्रीटी रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये वही स्टार्ट का एक्सटेंशन है। स्टार्ट 2021 में ख़त्म होने वाली थी, 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। तो कौन सी है ट्रीटी? ये है न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी। USA और रशिया के बीच में दोनों ने म्यूचुअली इस ट्रीटी को साइन किया था कि हम ओवर द टाइम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। उसी में ट्रीटी आई थी। ये क्या देखती है? ये देखती है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स पे जो स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स लगते हैं, यानी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, ये दोनों कंट्रीज़ को कम करने हैं, मिनिमाइज करने हैं। यही आइडिया था। एंड ओवर द टाइम ये ट्रीटी चलती आ रही है। दोनों ने काफ़ी कम किए हैं या फिर नए टेस्ट नहीं किए हैं। और ओवर एंड अबव इसको ख़त्म होने का पीरियड आ गया था 2021 का, इसे 5 साल और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है सो दैट फाइनली एक पीस अचीव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA के बारे में आपको बताना है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। सारी OECD, ऑल द OECD मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ IEA। ठीक है, तो सारी OECD मेंबर्स जो है वो IEA की मेंबर्स हैं, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहली बात, सारी जो OECD की मेंबर्स हैं वो इसकी मेंबर्स नहीं हैं। सिर्फ 30 इसमें मेंबर्स हैं और 6 इसमें एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, जल्दी से सोचिए और बताइए। तब तक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल क्राइसिस के वेक में स्टैब्लिश की गई थी, जिससे वर्ल्ड की एनर्जी की डिमांड को मीट किया जा सके। इसको OECD फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मिशन क्या है कि रिलायबल, अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी जो है मेंबर कंट्रीज़ को और बियॉन्ड प्रोवाइड करनी है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स हैं। ये 30 मेंबर्स तो OECD के मेंबर्स हैं, पर सारे OECD के मेंबर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो ये बात आपको याद रखने वाली बात है कि ऑल OECD मेंबर्स आर नॉट IEA मेंबर्स। इंडिया ने इसे एज ए एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया। इंडिया ने अभी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसके साथ साइन किया। आइडिया क्या है कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे ऑस्ट्रिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, ये 30 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। और जो 8 जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, उसमें ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया
मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इसमें एसोसिएट मेंबर्स की तरफ इंक्लूड की जा रही हैं। चलते हैं क्वेश्चन 80 पे। रिसेंटली मेंबर्स इनॉग्रेटेड भारत बंगला मैत्री ब्रिज इन त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट। ना, त्रिपुरा की साउथ डिस्ट्रिक्ट पे एक मैत्री ब्रिज स्टैब्लिश किया गया। आपको बताना है मैत्री ब्रिज कौन सी रिवर पे है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा से बांग्लादेश कौन सी रिवर फ्लो होती है। ठीक है, तो त्रिपुरा से, साउथ त्रिपुरा से अगर आप देखेंगे बांग्ला बॉर्डर लगता है, तो कौन सी रिवर फ्लो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रिवर फेनी। तो यहाँ पे फेनी रिवर पे ये मैत्री ब्रिज जो है स्टैब्लिश किया गया। अभी फेनी रिवर आपको दिखेगी त्रिपुरा से ओरिजिनेट होते हुए फिर बांग्ला बॉर्डर होते हुए ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये पूरा का पूरा मैप है त्रिपुरा का और बांग्लादेश बॉर्डर का, और कैसे फेनी रिवर जो है वो वहाँ से फ्लो के, त्रिपुरा से फ्लो के जाती है सीधा बे ऑफ बंगाल में वाया बांग्लादेश। तो याद रखना मैत्री सेतु दो कंट्रीज़ के बीच में है, ये कंट्री हैं इंडिया और बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, सेट 9 करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।